Chapters 897 Difficult to Own Gepi Blessed Land, 898 Fighting Soul Battlefield, 899 Twin Polar Sea Strait, Song Jiadan, 900 Borrowing Gu from Lang Ya Land Spirit Chapter Start, Chapter 897 Gepi Blessed Land को हासिल करना मुश्किल 3 दिन बाद, ईस्टर्न सी के गु इमोर्टल्स की दुनिया में एक अफवाह आग की तरह फैल गई। ये मामला ईस्टर्न सी की CHEH महान सुंदरियों में से एक, फेरी यीशी से जुदा हुआ था। जब वो नहा रही थी, तो एक बूढ़े ठरकी ने, जिसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, बड़ी बेशर्मी से उसके साथ गलत हरकत की। सोंग यीशी, सोंग ची युआन की एक का तारा थी, उसकी काफी रेप्यूटेशन थी और उससे चाहने वालों की कमी नहीं थी। इस मामले में सोंग क्लैन की इज्जत भी दांव पर लगी थी, इसलिए जैसे ही ये खबर बाहर आई, कई गु इमोर्टल्स का ध्यान इस तरफ खींच गया। जल्द ही दूसरे गु इमोर्टल्स ने जिंग शियांगजी की नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमोर्टल वाली आइडेंटिटी का पता लगा लिया। इससे पहले कि सोंग क्लैन अपना कोई रिएक्शन देता, सोंग यीशी के चाहने वाले पहले ही गुस्से में आग बबूला होकर बड़े पैमाने पर फैंग युआन का शिकार करने निकल पड़े थे। एक बेनाम और बेमालिक समुद्री इलाके में, जहां रिसोर्सेज ना के बराबर थे, समुंदर गहरा और काला था और मछलियां भी बहुत कम थीं। एक लकड़ी का दरवाजा, जो किसी ब्लेस्ड लैंड के एंट्रेंस जैसा लग रहा था, क्रीक की आवाज के साथ खुला। एक साया अंदर से बाहर निकला। ये फैंग युआन था, जिंग शियांगजी के रूप में। फैंग युआन ने याओ गेपी को मौके पर ही मार डाला था। उसके बाद वो याओ गेपी की लाश उठाकर वहां से भाग निकला। गु इमोर्टल्स की बॉडीज के 2 इस्तेमाल होते थे। एक तो उन्हें नीचे रखकर एक ब्लेस्ड लैंड बनाना, और दूसरा उन्हें अपने इमोर्टल एपर्चर में डालकर उनके डाव मार्क्स हासिल करना। फैंग युआन को इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने पहला ऑप्शन चुना। उसका इमोर्टल एपर्चर मुर्दा था। अगर लाशों को उसके मुर्दा एपर्चर में रखा जाता, तो न सिर्फ उससे कोई डाव मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि उसकी जमीन को भारी नुकसान पहुंचता, उसका शरीर फट जाता और ब्लास्ट हो जाता। ऐसी सिचुएशन के साथ इमोर्टल ज़ॉम्बीज ने कई एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। फैंग युआन ने अपने विजडम पाथ के तरीकों से इमोर्टल एपर्चर को काबू में रखा और थोड़ा टाइम खरीदा। पीछा करने वालों से बचने के बाद उसने एक स्टारगेट का इस्तेमाल करके ताई बाई यूनशेंग के इमोर्टल एपर्चर में वापस लौटा, और फिर फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके खुद को ईस्टर्न सी के नॉर्थ ईस्टर्न छोर पर टेलीपोर्ट कर लिया। आखिर में वो समुद्र में डुबकी लगा गया, और बिना किसी को पता चले उसने याओ गेपी का इमोर्टल एपर्चर समुद्र की तह में रख दिया। जब इमोर्टल एपर्चर एक ब्लेस्ड लैंड में बदल गया, तो इसने नेचुरल तौर पर हेवन की और अर्थ की में गड़बड़ी पैदा की। डू वेल डेसोलेट बीस्ट्स तरफ खींचे चले आए, लेकिन फैंग युआन ने उन्हें भगा दिया। फैंग युआन ने पहले अपना रूप बदला, फिर याओ गेपी के ब्लेस्ड लैंड में एंटर किया और लैंड स्पिरिट से मिला। याओ गेपी एक वुड पाथ गु इमोर्टल था, उसके पास गेपी ब्लेस्ड लैंड था। उसका लैंड स्पिरिट काफी अजीब था। वो एक पेड़ के रूप में था, जो ब्लेस्ड लैंड के बीच में लगा हुआ था और हिलडुल नहीं सकता था। पड वाले लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को मालिक बनने की शर्त बताई। 1,00,000 इमोर्टल एसेंस स्टोन्स, भारी मात्रा में इमोर्टल मटेरियल्स, जिसमें कई रैंक 7 और रैंक 8 मटेरियल्स भी शामिल द और यूज जेनेसिस लोटस इमोर्टल वेनरेबल का ताज़ा खून भी चाहिए था। ये शर्त तो भाई हद से ज्यादा मुश्किल थी। फैंग युआन, जाहिर है, यूज पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए वो अफसोस के साथ वहां से निकल गया। याओ गेपी एक अकेला कल्टिवेटर था। पीछा करने वालों में उसका बैकग्राउंड सबसे कमजोर था, और उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। इसलिए मैंने उससे मारा, ताकि दूसरों के लिए एक वार्निंग सेट हो। और सच में, मैंने सोंग यीशी के ग्रुप को डरा दिया और आसानी से भाग निकला। याओ गेपी का इमोर्टल एपर्चर एक अलग ब्लेस्ड लैंड बन गया है, लेकिन लैंड स्पिरिट के मालिक बनने की शर्त का मुझसे, यानी उसके कातिल से, कोई लेना देना नहीं है। उल्टा, वो ढेर सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज मांग रहा है, जिससे पता चलता है कि याओ गेपी का सबसे बड़ा जुनून दौलत थी। लेकिन उसकी इच्छा तो हद से ज्यादा लालची है। फैंग युआन अभी निकला ही था कि ब्लेस्ड लैंड के दरवाजे बैंड हो गए। उसने मुड़कर देखा और पाया कि दरवाजा पूरी तरह बैंड हो चुका है। उसकी भवेंग थोड़ी सिकुड़ गई। अगर याओ गेपी का जुनून मुझसे जुदा होता, तो मैं अपने ब्लड पथ के तरीकों से इससे आसानी से हैंडल कर लेता। लेकिन इसकी मालिक बनने की शर्त तो आसमान से तारे तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। 1,00,000 इमोर्टल एसेंस स्टोन्स की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ कीमती इमोर्टल मटेरियल्स जमा करना ही मुश्किल था। जब तक फैंग युआन दास महान प्राची सेक्स को लूट ना ले, या हेवनली कोर्ट के खजाने से यूटीएनआई बड़ी रकम चोरी ना कर ले, सिर्फ अपने मौजूदा हालत के हिसाब से अन सबको जमा करने में उससे बहुत अच्छी किस्मत की जरूरत पड़ेगी, और कम से कम 200 से 300 साल तो लग ही जाएंगे।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो आखिरी शर्त थी जो पेड वाले लैंड स्पिरिट ने राखी थी, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का ताज़ा खून। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल एक वुडपाथ रैंक 9 गू वेनरेबल था। याओ गेपी भी वुडपाथ कल्टिवेट करता था, इसलिए यह अजीब नहीं था कि उससे जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का खून चाहिए था। लेकिन जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल था कौन? भले ही उसका ताज़ा खून हेवनली लोटस सेक्ट ने बचा कर रखा हो, वो एक असली रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल था। ये एक इतना कीमती मटेरियल था जिससे रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन किया जा सकता था। उसकी हिफाजत यकीनन बहुत सख्त होती होगी। फैंग युआन उससे हासिल कैसे कर सकता था? ये याओ गेपी जरूर गरीबी से पागल हो गया होगा, दौलत के लिए उसका जुनून इतना ज्यादा है। इस तरह इस ब्लेस्ड लैंड को हासिल करने के लिए लगता है सीधे तरीके काम नहीं करेंगे, मुझे जबरदस्ती हमला ही करना पड़ेगा। फैंग युआन की ईद में ठंडी चमक दौड़ गई। अगर ये लैंड स्पिरिट नया मालिक एक्सेप्ट करने से माना करेगा तो वो यूज डिस्ट्रॉय कर देगा और जबरदस्ती ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा कर लेगा। हर ब्लेस्ड लैंड में लैंड स्पिरिट्स नहीं होते। कुछ गू इमोर्टल्स को इतनी बुरी तरह मारा जाता है कि उनका कोई जुनून पीछे नहीं रहता। उनके मरने के बाद उनका ब्लेस्ड लैंड बिना लैंड स्पिरिट के होता है। याओ गेपी के ब्लेस्ड लैंड में एक लैंड स्पिरिट था, लेकिन शर्तें इतनी अजीब थी कि फैंग युआन को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा और जबरदस्ती हमला करने का सोचना पड़ा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे शार्क डेमन का ग्रुप यूलू ब्लेस्ड लैंड पर हमला कर रहा था। अगर मेन ये ब्लेस्ड लैंड हासिल कर सका तो ईस्टर्न सी में मेरा एक बेस बन जाएगा। लेकिन अभी इस ब्लेस्ड लैंड को सेटल करने का टाइम नहीं है, मुझे पहले जाकर शार्क डेमन से मिलना चाहिए। फैंग युआन ने कुछ मोर्टल गू बिखराए और अपने आसपास एक गू फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। इसके बाद उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक्टिवेट किया, इस जगह को छोड़कर ताई बाई यूनशेंग के इमॉर्टल एपर्चर में चला गया। शुरू में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का ऑरा समुंदर में था, लेकिन जब फैंग युआन का गू फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ तो वो गायब हो गया। काम हो जाने के बाद मॉर्टल गू का ये सेट अपने आप टूट गया। जब तक कोई बहुत पावरफुल इन्वेस्टिगेशन मेथड का इस्तेमाल ना करे, कोई भी ये पता नहीं लगा सकता था कि ऐसे साधारण इलाके में एक ब्लेस्ड लैंड है। फैंग युआन ताई बाई यूनशेंग के इमॉर्टल एपर्चर से बाहर आया, जो पहले ही चलना शुरू कर चुका था। वो विशाल समुंदर के ऊपर उड़ रहा था। सीनियर और जूनियर भाई रास्ते में बातें करते रहे। कुछ मिनट्स के बाद वो यूलू ब्लेस्ड लैंड के ऊपर आसमान में पहुंच गए। यहां कोई नहीं था। दोनों ने थोड़ी देर इंतजार किया। जल्द ही शार्क डेमन ज़ॉम्बी अलायंस से गू इमॉर्टल्स की एक टोली लेकर उड़ता हुआ आया। ब्रदर जिंग शियांग, तुम आजकल काफी फेमस हो गए हो। फैंग युआन को देखते हाई शार्क डेमन ने मजाक किया। दूसरे गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को अजीब नजरों से देखा। इन कुछ दिनों में फैंग युआन ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स की दुनिया में बहुत मशहूर हो गया था। उसने काफी नाम कमा लिया था। फैंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया और जवाब दिया, बहुत अनलकी था मैं, बहुत हाई अनलकी। प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं तो बस आराम करने के लिए एक आइलैंड ढूंढ रहा था कि मुझे एक अंडरकरंट मिल गया और मैं यूस एक्सप्लोर करना चाहता था। किसे पता था कि मैं ऐसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये कोई मुसीबत नहीं है, इससे एक रोमांटिक अफेयर कहना ज्यादा ठीक रहेगा। बो दान जोर से हंसा, ताना मारते हुए। पहले फैंग युआन ने उसकी बेइज्जती की थी, लेकिन उसके बाद बो दान ने एक भारी कीमत चुकाई और सु बाइमन को एक महंगा गिफ्ट दिया। इस तरह वो फिर से ब्लेस्ड लैंड पर हमले में शामिल हो गया और उसका एटीट्यूड भी बेखौफ था। फैंग युआन ने यूस पर एक नजर डाली, मुस्कुराया और ऐसे इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने आसपास देखा और पाया कि शार्क डेमन, सु बाइमन और बोदान के अलावा सिर्फ एक जाना पहचाना इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, शानान जियांग। पहले से 3 लोग कम थे, लेकिन शार्क डेमन बहुत कॉन्फिडेंट था। लगता था कि वो आने से पहले पूरी तैयारी करके आया था। सब लोग समुंदर की गहराई में गए, यूलू ब्लेस्ड लैंड का एंट्रेंस खोला और फिर से बैटलफील्ड किलर मूव, फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ में दाखिल हुए। इस बार जिंग शियांगजी, हम मेनली तुम्हारे डिडक्शंस पर डिपेंड करेंगे। बो दान तुम्हें सपोर्ट करेगा, शार्क डेमन ने बड़े अदब से अनाउंस किया। पिछली बार फैंग युआन ने अच्छा परफॉर्म किया था। शार्क डेमन और दूसरों को लगा कि जिंग शियांगजी के पास विजडम पद की गहरी समझ है। लॉर्ड शार्क डेमन, प्लीज बेफिक्र रहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फैंग युआन ने अपना पक्का इरादा जाहिर किया। बो दान मन हाय मन चीरा, भले हाय वो नाखुश था, लेकिन वो अपनी काबिलियत जानता था। उसने अपने हाथ बांधे और एक अंधेरे चेहरे के साथ देखता रहा। दोबारा फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ का सामना करते हुए
फैंग युआन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और उसने डिड्यूस करना शुरू कर दिया। बैटलफील्ड किलर मूव, फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ, पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फैंग युआन और दूसरों ने जो नुकसान पहुंचाया था वो अब रिपेयर हो चुका था। फैंग युआन को इस पर हैरानी नहीं हुई। पहले जब शार्क डेमन और दूसरों ने ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था तब भी बैटलफील्ड किलर मूव खुद को रिपेयर कर लेता था। ये पता नहीं था कि ये यूलू ब्लेस्ड लैंड के लैंड स्पिरिट की वजह से था या फेरी यूलू के इंतजाम की वजह से। वैसे शार्क डेमन और दूसरों ने इतने लंबे टाइम से ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था, लेकिन उन्हें अभी तक यूलू ब्लेस्ड लैंड का लैंड स्पिरिट नहीं मिला था। लैंड स्पिरिट है भी या नहीं, ये अभी भी एक रहस्य था। अपने पिछले एक्सपीरियंस के साथ फैंग युआन की प्रोग्रेस तेज थी। उसने नेचुरल तौर पर क्रूशियल मॉर्टल गू को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसलिए बैटलफील्ड पिछली बार के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ। बर्फीली सुई का तूफान बरसा, तभी शार्क डेमन आगे बढ़ा और उसने अपना इमॉर्टल गू इस्तेमाल किया। अस इमॉर्टल गू का नाम मेल्ट आइस था। ये एक आइसपात इमॉर्टल गू था और सबसे सख्त बर्फ को भी पिघला सकता था। ये गू शार्क डेमन ने खास तौर पर फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ से निपटने के लिए उधार लिया था। उसने ज़ॉम्बी अलायंस के एक मेंबर को इसके लिए भारी रकम चुकाई थी। इस मेल्ट आइस इमॉर्टल गू के साथ उन्होंने फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ की पावर को काफी हद तक रोका। यहां तक कि डेसोलेट बीस्ट लेवल के स्नो मॉन्स्टर्स भी रुक गए। शार्क डेमन और दूसरों को कम प्रेशर महसूस हुआ, उन्होंने पिछली बार से बहुत कम इमॉर्टल एसेंस खर्च किया। हर चीज का एक तोड़ होता है। मजबूत फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ भी मेल्ट आइस इमॉर्टल गू के सामने काफी कमजोर पड़ गया। गू मास्टर की दुनिया ऐसी ही थी। हर चीज बैलेंस में थी। ताकतवर और कमजोर, ये सब रिलेटिव था। कोई भी गू वर्म इनविंसिबल नहीं था, सिर्फ इनविंसिबल गू मास्टर्स थे। मेल्ट आइस इमॉर्टल गू के साथ शार्क डेमन भी आजादी से घूम सकता था। फैंग युआन की प्रोग्रेस भी आराम से हो रही थी। भले ही वो विजडम पाथ में नया था, उसके पास पिछली बार का कीमती एक्सपीरियंस था। वापस आने के बाद उसने अपने तरीकों को रिवाइज किया था और काफी सुधार किया था। उसने कई नए मेथड्स डिजाइन किए थे। इस बार फैंग युआन तैयारी के साथ आया था। कहना पड़ेगा, डोंग फैंग चैंग फैन का विजडम पाथ इनहेरिटेंस कमाल का था। उसका इस्तेमाल करके फैंग युआन जबरदस्ती सोल्यूशन ढूंढ सकता था। शुरुआत सबसे मुश्किल थी, लेकिन जब फैंग युआन ने पहली कमजोरी ढूंढ ली तो उसकी प्रोग्रेस तेज हो गई। उसने और भी ज्यादा छुपे हुए गू वॉर्म्स का पता लगा लिया। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान फैंग युआन को अपने एक्सपीरियंस की कमी महसूस हो रही थी। पर वो एक अनुभवी स्कीमर था। उसने फौरन बोदान को मदद करने का ऑर्डर दिया। भले हाई बोदान के विजडम पाथ के मेथड्स कमजोर और गिने चुने थे, लेकिन जब फैंग युआन ने डिडक्शन शुरू किया तो वो भी बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर के कुछ डिटेल्स देख सकता था। उसके पास भी काफी जाने पहचाने मेथड्स और सटीक टेक्निक्स थीं। फैंग युआन ने डिड्यूस करने का नाटक किया, लेकिन वो चुपके से बोदान की टेक्निक्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने बहुत कुछ सीखा और उसका विजडम पाथ अटेनमेंट बढ़ रहा था। आखिरकार दोनों की कोशिशों से फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ आखिरकार सुलझ गया। फ्लैट तक फ्रीजिंग रेन बैटलफील्ड ने कुल 33 हमले किए थे और शार्क डेमन का मेल्ट आइस इमॉर्टल गू अकेले ही उन्हें रोक रहा था। भारी इमॉर्टल एसेंस के खर्च ने मुश्किल राउंड पार करने की उसकी खुशी को काफी हद तक कम कर दिया था। चैप्टर 898 फाइटिंग सोल बैटलफील्ड फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ गायब हो गया, दुनिया ही बदल गई। पहले की बर्फीली दुनिया अब एक अंधेरे माहौल में बदल चुकी थी, जैसे शाम का वक्त हो। काले बादल मंडरा रहे थे और खराब मौसम किसी तूफान का इशारा कर रहा था। साफ था, ये एक और बैटलफील्ड किलर मूव था। फाइटिंग सोल बैटलफील्ड में तुम्हारा स्वागत है। एक हल्की सी महिला की आवाज बैटलफील्ड में गूंजी। बैटलफील्ड के अंदर मौजूद हर किसी ने वो आवाज सुनी। शार्क डेमन का चेहरा बदल गया। उसने कहा, अरे नहीं, ये तो बदनाम फाइटिंग सोल बैटलफील्ड है। ये तो गड़बड़ हो गई। उसके बाद खत्म करने से पहले ही एक रेत का तूफान चलने लगा। रेत और धूल आसमान में बिखर गए। एक के बाद एक सोल बीस्ट सर दिशा से प्रकट होने लगे और उन्होंने गू इमॉर्टल्स को घेर लिया। सु बाईमन ने जल्दी से याद दिलाया, जिंग शियांगजी, बोदान, तुम्हें जल्दी करना होगा। यहां सोल बीस्ट की संख्या अनंत है। हम जितना ज्यादा टाइम लेंगे वो उतने हाई स्ट्रांग होते जाएंगे। यह फाइटिंग सोल बैटलफील्ड एक बैटलफील्ड किलर मूव है जिसे पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के एक इनहेरिटेंस को रेफरेंस लेकर बनाया था। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की दूसरी क्रिएशंस में थोड़ी रहमदिली होती थी, वो हमेशा बचने का एक रास्ता छोड़ देते थे। लेकिन यह बैटलफील्ड किलर मूव बहुत अलग है।
इसमें स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की मारने वाली फितरत है। यह पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की क्रिएशंस में सबसे घटक बैटलफील्ड किलर मूव है। फैंग युआन और बोदान ने वक्त बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने अपने अपने तरीके इस्तेमाल किए और किलर मूव को सुझाने की कोशिश की। फैंग युआन ने जल्द हाई देखा, यह फाइटिंग सोल बैटलफील्ड फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ से बहुत अलग था। दूसरे वाले में एक्टिवेट होने पर कोई कमी नहीं थी, वो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस था, जिससे लोगों को समझ नहीं आता था कि कहां से शुरू करें। लेकिन इस फाइटिंग सोल बैटलफील्ड ने शुरू से हाई फैंग युआन के सामने मॉर्टल गू के कई छिपे हुए स्पॉट्स आसानी से जाहिर कर दिए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फैंग युआन को और भी ज्यादा छिपे हुए स्पॉट्स मिलते गए, उनकी संख्या बढ़कर हजारों या शायद 10,000 तक पहुंच गई। इस बैटलफील्ड किलर मूव को बनाने वाले गू वॉर्म्स की संख्या फैंग युआन के उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। फैंग युआन को जल्द हाई पता चल गया, इसमें फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ बैटलफील्ड किलर मूव जैसे कोई ट्रैप्स नहीं थे। वो चाहे किसी भी छिपे स्पॉट को डिस्ट्रॉय करें, कोई बैकलैश नहीं होता था, और फैंग युआन को अपने डिडक्शंस फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए बहुत जल्द फैंग युआन और बोदान ने तेजी से इन छिपे हुए स्पॉट्स को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस फाइटिंग सोल बैटलफील्ड की ऑफेंसिव पावर फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ से कई गुना ज्यादा थी। फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ वेव्स में अटैक करता था, हर अटैक की वेव के बीच में थोड़ी शांति का पाल होता था। गू इमॉर्टल्स हर बार थोड़ी देर आराम कर सकते थे। लेकिन ये फाइटिंग सोल बैटलफील्ड एक्टिवेशन के बाद एक पाल के लिए भी नहीं रुका, सोल बीस्ट की संख्या बढ़ती ही चली गई और जल्द ही डेसोलेट बीस्ट लेवल के सोल बीस्ट बनने लगे। थोड़ी देर बाद 10 से ज्यादा डेसोलेट सोल बीस्ट हो गए और यहां तक कि एंशिएंट डेसोलेट सोल बीस्ट भी दिखने लगे। वो 7 मिनट भी नहीं टिक पाए कि शार्क डेमन और दूसरों को वहां से भागने के लिए अधूरे प्रोफाउंड आइस हाउस का इस्तेमाल करना पड़ा। बैटलफील्ड किलर मूव बनाने के लिए बहुत ज्यादा गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। मुझे शर्म आती है, मेरे मेथड्स बहुत सिंपल हैं, मैं उन्हें सिर्फ एक एक करके ही डिसमेंटल कर सकता था। समुंदर से बाहर आते ही बोदान ने शार्क डेमन से बिना कोई जानकारी छुपाए सच कहा। फैंग युआन की भी भवेंग सिकुड़ गईं, मेरे मेथड्स हर बार ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 छिपे हुए स्पॉट्स हाई डिसमेंटल कर सकते हैं। मुझे शक है कि इस फाइटिंग सोल बैटलफील्ड की मुश्किल यही है। हम जितनी तेजी से इसे डिसमेंटल कर सकते हैं या जितनी देर तक सोल बीस्ट के हमलों के नीचे टिक सकते हैं, उतना ही ज्यादा चांस है कि हम इस किलर मूव को सुलझा पाएंगे। इससे सुलझाना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जिंग शियांगजी, तुम्हारे डिडक्शन के हिसाब से तुम दोनों को अपनी इस स्पीड से इस किलर मूव को डिसमेंटल करने में कितना टाइम लगेगा? शार्क डेमन ने पूछा। फैंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मेन पूरे बैटलफील्ड किलर मूव को नहीं देख पाया। बहुत ज्यादा छिपे हुए स्पॉट्स हैं, आसमान में तारों की तरह बेशुमार। और अगर मुझे 10,000 छिपे हुए स्पॉट्स मिल भी गए तो उन्हें हटाने के लिए मुझे कम से कम 30 मिनट लगेंगे। शानान जियांग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। 30 मिनट? हम 7 मिनट टिके और तब तक एंशिएंट डेसोलेट सोल बीस्ट आने लगे थे। 30 मिनट? यकीनन इमेमोरियल डेसोलेट सोल बीस्ट आ जाएंगे, और शायद एक से ज्यादा। सब शांत हो गए। सु बाईमन ने भारी आवाज में कहा, तो फिर हम अगली बार मदद के लिए और लोगों को बुला सकते हैं। इन गू इमॉर्टल्स के पास छिपे हुए स्पॉट्स को डिसमेंटल करने के लिए काफी विजडम पाथ अटेनमेंट होना जरूरी है। ये कहते हुए सु बाईमन और शार्क डेमन ने एक दूसरे को देखा, वो एक दूसरे की आंख में कड़वाहट देख सकते थे। विजडम पाथ अटेनमेंट वाले गू इमॉर्टल्स बहुत ज्यादा नहीं थे, उनसे मदद मांगने पर भारी कीमत चुकानी पड़ती। शार्क डेमन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तो हम अभी के लिए पीछे हटेते हैं। अगली बार हम 30 दिन में हमला करेंगे, टाइम हम बाद में डिसाइड करेंगे, मैं तुम सबको बता दूंगा। जिंग शियांगजी, ये मेरा कमांड टोकन है, तुम इसका इस्तेमाल ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर्स में रहने और अभी जो मुसीबत तुम पर आई है उससे बचने के लिए कर सकते हो। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया लॉर्ड शार्क डेमन, लेकिन मैं कोई वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। सिर्फ सोंग यीशी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भले हाई सोंग क्लैन एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो पूरे ईस्टर्न सी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मेन इस वजह से छुप गया तो मुझ जिंग शियांगजी ने बेकार हाई कल्टिवेशन की है। सबको अलविदा, अगली बार मिलते हैं। फैंग युआन और ताई बाईयून शेंग को दूर उड़ते देख बोदान आगे बढ़ा और शार्क डेमन के पास खड़ा हो गया। उसने चुगली की, यह जिंग शियांगजी सच में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने लॉर्ड की मेहरबानी को ठुकरा दिया। शार्क डेमन ने यूस पर एक नजर डाली, वो गुस्से से बोला,
अगर तुम में थोड़ी और काबिलियत होती तो मुझे उससे इस तरह ट्रीट करने की क्या जरूरत पड़ती? बो दान ने एक दुखी चेहरा बनाया। ओ लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मेरा इनहेरिटेंस बहुत अधूरा है। मैं जो कर सकता हूं उसकी एक हद है। शार्क डेमन ने अम्पेशेंस से अपना हाथ हिलाया। बो दान फौरन चुप हो गया और सिर झुककर चला गया। सुबाइमन शार्क डेमन के पास आई। वो मुस्कुराई। अगर हस्बैंड को डर है कि जिंग शियांगजी मुसीबत में फंस जाएगा और अगला हमला लेट हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स की बैटल स्ट्रेंथ अक्सर बाकी 4 रीजन से ज्यादा होती है। जिंग शियांगजी के पास इमॉर्टल गू भी है। उसकी बैटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि उसने याओ गेपी को मौके पर ही मार डाला। उससे कुछ नहीं होगा। भले ही उसने सोंग यीशी, सोंग ची युआन की एरी के तारे को नाराज किया है, लेकिन इसीलिए कि सोंग क्लैन एक राइचस पाथ सुपर फोर्स है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ढेर सारे मामले हैं देखने के लिए। वो इतने छोटे से मामले पर बड़ा हंगामा नहीं करेंगे। लेकिन सोंग क्लैन की रेपुटेशन पर असर पड़ा है, वो जरूर एक जवाब चाहेंगे। थोड़ी देर में जिंग शियांगजी पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। टैब, क्या वो हमसे मदद मांगने नहीं आएगा? ये बात तो सही है। तुम्हारा एनालिसिस एकदम अच्छा है। शार्क डेमन का एक्सप्रेशन शांत हो गया। उसने धीरे से सुबाइमन का हाथ पकड़ लिया। नॉर्दर्न प्लेन्स, लुओपो वैली। लुओपो वैली के आसपास की लड़ाई को आधे महीने से ज्यादा हो चुका था। कीन बाइशेंग के साइड को टेरिटोरियल एडवांटेज था। फंग जियोगे की साइड उन्हें हरा नहीं पा रही थी। लेकिन फंग जियोगे और दूसरे बहुत डिटर्मिन्ड थी। उन्होंने बिना पीछे हेट एरिया को घेर लिया था। कीन बाइशेंग की साइड फिलहाल सिर्फ लुओपो वैली के अंदर ही छुप सकती थी। जियांग यू, तुम्हारे जख्म कैसे हैं? कीन बाइशेंग फेरी जियांग यू से मिलने गया। आधे दिन में मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। फेरी जियांग यू बेड पर बैठी थी, रिन बैंड करके खुद को हील कर रही थी। उसने मल्टीटास्किंग करते हुए जवाब दिया। कीन बाइशेंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो अच्छा है। तुम्हारे ठीक होने के बाद हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे जब तुम इस घेरे से बाहर निकलोगी और नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस जाकर हमारे छुपे हुए अरेंजमेंट को एक्टिवेट करोगी। क्या? हम नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में अपना अरेंजमेंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं? क्या इससे पूरे क्रूशियल प्लान पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा? फेरी जियांग यू हैरान थी। उसने पूछा। कीन बाइशेंग ने भारी आवाज में कहा, नहीं पड़ेगा। मैंने शैडो सेक्ट के सदर्न बॉर्डर हेडक्वार्टर्स में ओल्ड मैन यानशी से बात कर ली है। साय, फंग जियोगे सच में कमाल का बंदा है। उसका खुद का बनाया हुआ हेवन एंड अर्थ सॉन्ग मेरे 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड को टक्कर दे सकता है। मेरी पर्सनल रेपुटेशन कोई मायने नहीं रखती, लेकिन लुओपो वैली के अंदर जो इमॉर्टल गू अभी भी नर्चर हो रहा है, वो हमारे क्रूशियल प्लान के लिए इंपॉर्टेंट है। उस खोया नहीं जा सकता। लेकिन अब जब लुओपो वैली सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इन लोगों से घिरा हुआ है, हम नंबर्स के मामले में कमजोर हैं। हम सिर्फ एंशिएंट सोल बीस्ट्स पर ही खुद को डिफेंड करने के लिए डिपेंड कर सकते हैं। अगर ये चलता रहा तो हम आखिर में हार जाएंगे। हमें इनिशिएटिव वापस लेना होगा। इन आखिरी कुछ दिनों में उसने फंग जियोगे से दर्जनों बार लड़ाई की थी। बेशुमार बार टकराने के बाद भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, वो जीत हार का फैसला नहीं कर पाए थे। कीन बाइशेंग बड़ी पिक्चर के बारे में चिंतित था। वो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता था। लेकिन उसी वक्त बाहर से फंग जियोगे की आवाज आई। कीन बाइशेंग ने सुना और मन हाय मन हंसा। 3 दिन चुप रहने के बाद आखिरकार वो फिर से हमें ताने मारने आ गया। कीन बाइशेंग हवा में उड़ा, फंग जियोगे का सामना करते हुए। ब्रदर फंग, हमने न गिनत लड़ाइयां लड़ी हैं। हम एक दूसरे की काबिलियत को अब अच्छे से जानते हैं। तुम एक समझदार इंसान हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस मौजूदा सिचुएशन में, जब तक मैं इस लुओपो वैली को डिफेंड कर रहा हूं, तुम जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते? फंग जियोगे चमक से मुस्कुराया। उसकी में कॉन्फिडेंस की एक तेज रोशनी थी। ब्रदर कीन, इस बार बात अलग है। हमारी न गिनत लड़ाइयों के बाद मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। पिछले 3 दिनों से मेन क्लोज्ड कल्टिवेशन में था। मैंने इस इंस्पिरेशन का इस्तेमाल करके एक अधूरा मूव पूरा किया है जो मैंने पहले बनाया था। ओह! कीन बाइशेंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। फंग जियोगे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसने जोर से कहा, इस बार मेन ब्रदर कीन से अपने सबमिशन सॉन्ग पर टिप्पणी चाहूंगा। ग्रीन जेड सॉन्ग, हेवन एंड अर्थ सॉन्ग, सबमिशन सॉन्ग। जब फंग जियोगे ने ग्रीन जेड सॉन्ग गाया, उसकी आवाज साफ और तेज थी, जैसे बेदाग जड़े के मोती। जब उसने हेवन एंड अर्थ सॉन्ग गाया, उसकी आवाज शानदार और विशाल थी, जिससे दूसरों को अपनी मामूलियत का एहसास होता था। लेकिन अब फंग जियोगे ने सबमिशन सॉन्ग गाया और उसका मुंह बैंड था। पूरी जगह खामोशी छा गई।
कीन बाइशेंग का एक्सप्रेशन सीरियस और गंभीर दोनों था, क्योंकि उसने फंग जियोगे की गाने की आवाज सुनी थी। उसके गाने की आवाज सीधे कीन बाइशेंग के दिमाग में गूंज रही थी। पता चला कि यह सबमिशन सॉन्ग कानों से नहीं बल्कि दिमाग से सुना जाता था। कीन बाइशेंग का दिल डूब गया। यह साउंड पाथ, किलर मूव, विजडम पाथ, एंस्लेवमेंट पाथ, साउंड पाथ और सोल पाथ, इन चारों पाथ्स को शामिल करता है। ये एक इंसान के दिमाग पर असर डालता है। जिस पाल से उसने अपना मुंह बैंड किया, उसमें पहले से हेचाई 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड का एक अंश है। इस फंग जियोगे ने ये इंस्पिरेशन असल में मुझसे हासिल की, लेकिन ये सिर्फ इस लेवल तक है। मेरी फाइटिंग स्पिरिट पर असर डालने के लिए ये काफी नहीं है। अरे नहीं। कीन बाइशेंग का रिएक्शन तेज था, लेकिन सबमिशन सॉन्ग का असर उससे भी तेज था। लुओपो वैली में कई एंशिएंट सोल बीस्ट्स जो जगह की रक्षा कर रहे थे। फंग जियोगे के गाने के असर में उन्होंने उसके सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने मौके पर हाई कीन बाइशेंग को धोखा दिया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स के गुलाम बन गए। सबमिशन सॉन्ग डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को थोड़ी देर के लिए साइड बदलने पर मजबूर कर सकता था, गायक के अधीन बना सकता था। डैम इट, ही लैंगजी ने गाली दी। उनके पास लोग कम द, उन्हें अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए एंशिएंट सोल बीस्ट्स की जरूरत थी। लेकिन अब ज्यादातर एंशिएंट सोल बीस्ट्स ने साइड बदल ली। उन्होंने उल्टा लुओपो वैली पर हमला करना शुरू कर दिया। शैडो सेक्ट की साइड बड़े खतरे में पड़ गई थी, लेकिन कीन बाइशेंग से निपटना आसान नहीं था। उसने जल्दी से सोचा और एक बैटलफील्ड किलर मूव दिखाया। फंग जियोगे और दूसरे एंशिएंट सोल बीस्ट्स के साथ इस बैटलफील्ड में खींच लिए गए। इस बैटलफील्ड में घना कोहरा था, अनगिनत आत्माएं इधर उधर उड़ रही थीं। गहरे नीले सोल बीस्ट्स इकट्ठे होकर रूप ले रहे थे। उनमें से ज्यादातर साधारण सोल बीस्ट्स द, लेकिन जल्द ही डेसोलेट सोल बीस्ट्स दिखने लगे और लग रहा था कि जल्द हाई एंशिएंट सोल बीस्ट्स भी आ जाएंगे। इस बैटलफील्ड में बनाए गए सोल बीस्ट्स ने अन एंशिएंट सोल बीस्ट से लड़ाई की जो फंग जियोगे के कंट्रोल में थे। अच्छा काउंटरमेजर है। फंग जियोगे ने गाना बैंड कर दिया। उसने तारीफ की, इस बैटलफील्ड किलर मूव का इस्तेमाल करके तुमने सोल बीस्ट्स पर अपना कंट्रोल बढ़ाया और सबमिशन सॉन्ग के एडवांटेज को खत्म कर दिया। लेकिन तुम्हारा सोल टेकर बैटलफील्ड बहुत पुराना है। भले ही इसे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने बनाया था, उसने इसे तब बनाया था जब वो जवान था। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने एक बार इस किलर मूव का इस्तेमाल करके इससे भी बेहतर फाइटिंग सोल बैटलफील्ड बनाया था। यह सोल टेकर बैटलफील्ड सिर्फ जिंदा प्राणियों की आत्माओं को सोल बीस्ट्स में बदल सकता है, लेकिन फाइटिंग सोल बैटलफील्ड असल में अनंत सोल बीस्ट्स पैदा कर सकता है। फंग जियोगे बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर था, लेकिन वो चिंतित नहीं था। उसने आराम से किलर मूव की आलोचना करते हुए कहा। कीन बाइशेंग हालांकि मुस्कुराते हुए बोला, आने वाली पीढ़ियां पूर्वजों की मेहनत का फल भोगती हैं। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल बेहतर फाइटिंग सोल बैटलफील्ड इसलिए बना सका क्योंकि उसने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल द्वारा बनाई गई नींव का इस्तेमाल किया। ये तो होना ही था। लेकिन वो बहुत दयालु इंसान था। उसने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के मारने के इरादे को कमजोर कर दिया। भले ही ये बेहतर लगता है, इसने एक कदम आगे बढ़ने की सारी उम्मीद खो दी। ये कहते ही बैटलफील्ड फिर से बदल गया। फंग जियोगे का एक्सप्रेशन बदल गया। तो यह सोल टेकर बैटलफील्ड नहीं है, ये एक बैटलफील्ड किलर मूव है जिसे स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने अपने आखिरी सालों में बनाया था। 100 मिलियन स्लॉटरफील्ड। चैप्टर 899 ट्विन पोलर सी स्ट्रेट, सॉन्ग जियादान ईस्टर्न सी, सॉन्ग क्लैन का हेडक्वार्टर्स, हेवी वाटर ब्लेस्ड लैंड। ग्रांपा, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। सॉन्ग यीशी स्टडी रूम में घुस गई, पैर पटकते हुए और रैंक 8 गू इमॉर्टल सॉन्ग ची युआन पर गुस्सा दिखाते हुए। सॉन्ग ची युआन और कुछ रैंक 7 गू इमॉर्टल एल्डर्स क्लैन के मामलों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सॉन्ग यीशी सीधे ऐसे ही अंदर चली आई। सॉन्ग ची युआन धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो प्यार से मुस्कुराया, मेरी प्यारी पोती, तुम कैसे चाहती हो कि ग्रैंडपा तुम्हारा बदला ले? सॉन्ग यीशी को यह अजीब नहीं लगा कि उसके ग्रैंडपा को इस बारे में पता था। असल में अगर सॉन्ग ची युआन को इसके बारे में पता ना होता तो वो अजीब बात होती। इस जवान फीमेल गू इमॉर्टल के आने से पहले उसने पहले ही एक जवाब सोच लिया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, ग्रैंडपा, सीधे हमला करके उस जिंदा पकड़ लीजिए, मैं उससे बाद में निपट लूंगी। साथ ही उसने मन ही मन सोचा, मैं पहले इस बूढ़े ठरकी की एक निकालूंगी, फिर उसके टेंडन्स और उसकी खाल खींचूंगी, मैं उसकी हड्डियां नोचूंगी और उसका मांस सदा दूंगी। वो इतने दर्द में होगा, मैं उससे उसके किए पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। सॉन्ग ची युआन ने सिर हिलाया। उसने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। ये अच्छा तरीका है, लेकिन
उसने अपनी बात को लंबा खींचा। सोंग ची युआन ने बात का रुख बदल दिया और एक मुश्किल एक्सप्रेशन दिखाया। ग्रैंडपा के पास अभी एक जरूरी काम है, मैं जा नहीं सकता। क्यों ना मैं तुम्हारे अंकल सोंग शियाची को तुम्हारी मदद के लिए भेजे दूं? सोंग यीशी की एड़ी चमक उठी। वो अपनी सिचुएशन भूल गई। उसने कुछ सोचा और उत्साह से पूछा, ग्रैंपा, क्या यह असेंडिंग हेवन प्लेन के बारे में है? सोंग ची युआन ने उससे नहीं छुपाया। उसने माना, हाँ बिल्कुल सही। असेंडिंग हेवन प्लेन की असल लोकेशन अब ज्यादातर ईस्टर्न सी गू इमोर्टल्स के बीच एक खुला राज बन चुकी है। असेंडिंग हेवन प्लेन में ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नान का इनहेरिटेंस है। इस बार ग्रैंपा क्लैन के गू इमोर्टल्स को लीड करके सीआई क्लैन और रुओलाई क्लैन के खिलाफ compete करेंगे ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नन का इनहेरिटेंस हासिल करने की कोशिश करने के लिए। ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नान रिमोट एंटिक्विटी इरा का एक रिफाइनमेंट पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था। इतिहास में वो ओल्ड इमोर्टल कॉन्ग जुए और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के बराबर था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नन का व्यक्ति टीवी अजीब था। उसने इमेमोरियल 9 हेवंस को रिफाइन करने की कोशिश की और फेल होने के बाद मर गया। भले हाई सोंग यीशी को बचपन से बिगाड़ा गया था, वो बड़ी पिक्चर समझती थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, आप जाइए और उससे निपटिए। ग्रैंपा, ये सुनिश्चित करिए कि आप उन दोनों को बुरी तरह हराएं। आपको मेरे मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अंकल सोंग शियाची काफी नहीं है। मैं चाहती हूं कि अंकल सोंग जियादान एक बार मेरी मदद करें इस बूढ़े ठरकी की लोकेशन डिड्यूस करने के लिए। हाँ, मेरी प्यारी पोती। ठीक है, यह टोकन लो और ट्विन पोलर सी स्ट्रेट जाकर अपने अंकल सोंग जियादान को ढूंढो। ये कहते हुए सोंग ची युआन ने उसकी तरफ एक टोकन फेंका। सोंग यीशी ने जल्दी से उस पकड़ लिया और खुशी का इजहार किया। वो मुड़ी और चली गई बिना अलविदा कहे। ट्विन पोलर सी स्ट्रेट साल भर घने कोहरे की एक मोती परत से ढाका रहता था। हवा में सोंग यीशी रुकी। सामने कोहरे को देखकर वो थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने पास खड़े मिडिल एज्ड गू इमोर्टल की तरफ मुड़कर पूछा, अंकल शियाची, हम अंदर कैसे जाएंगे? सोंग शियाची का शरीर जोश से भरा हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें टोकन नहीं दिया? छोटी यीशी, तुम्हें बस टोकन बाहर निकालना है और तुम्हारे अंकल जियादान यूज सेंस कर लेंगे। सोंग यीशी ने टोकन हवा में ऊंचा उठाया। एक पाल बाद उसके सामने का कोहरा छटने लगा। एक छोटा सा टनल दिखाई दिया जो सीधे ट्विन पोलर सी स्ट्रेट के अंदर जाता था। सोंग यीशी और सोंग शियाची टनल में घुसे और ट्विन पोलर सी स्ट्रेट में कदम रखा, जहां उनकी मुलाकात सोंग जियादान से हुई। सोंग जियादान एक विजडम पाथ गू इमोर्टल था जिसे सोंग क्लैन ने खास तौर पर नर्चर किया था। वो आमतौर पर ट्विन पोलर सी स्ट्रेट की चट्टान पर रहता था। उसका ऊपरी शरीर पहले से ही बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसका निचला शरीर पत्थर बन चुका था। उसके पैर जैसे ट्विन पोलर सी स्ट्रेट के साथ फ्यूज हो गए थे। अंकल जियादान, सोंग यीशी ने पुकारा। पैदा होने से लेकर अब तक वो गू इमोर्टल सोंग जियादान से सिर्फ गिनती के कुछ बार ही मिली थी, लेकिन इससे सोंग जियादान के प्रति उसकी प्रशंसा पर कोई असर नहीं पड़ा। सोंग जियादान ने क्लैन के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर दी थी। जब से वो विजडम पाथ गू इमोर्टल बना, वो यहीं बैठा अपने स्पेशल विजडम पाथ इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके दुनिया के साथ फ्यूज हो गया। इस वजह से सोंग जियादान के डिडक्शंस और स्कीमस बहुत शानदार थे। जब भी सोंग क्लैन के पास कोई जरूरी काम होता, वो उससे मदद मांगते और अपने आने वाले किस्मत को डिड्यूस करवाते। अभी ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल्स की दुनिया में उस सार्वजनिक रूप से 3 सबसे काबिल विजडम पाथ गू इमोर्टल्स में से एक माना जाता था। एक कहावत है, जियादान ट्विन पोलर में बैठता है, हुआ नानगोंग में छिपा है, और एक ड्रैगन हेड टॉर्टस भी है जो एडवर्सिटी सी के अंदर रहता है। सोंग जियादान ने पहले ही अपनी ऊँग खोल ली थी। उसने सोंग यीशी और सोंग शियाची को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। वो मुस्कुराना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा एक मूर्ति की तरह सख्त था। उसके मसल्स कठोर दी और कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते थे। भले ही वो अपना मुंह खोले, वो बहुत धीरे और बहुत मुश्किल से ही बोल सकता था, छोटी शी, कजन शियाची, बहुत टाइम हो गया। अंकल जियादान, मैं आपसे एक दुश्मन की लोकेशन डिड्यूस करवाने आई हूं। ये उसकी शक्ल है और ये ऑरा जो मैंने कलेक्ट किया है। सोंग यीशी ने यूज डूगू वॉर्म्स दिए। पहले मुझे कमांड टोकन देखने दो, सोंग जियादान ने धीरे से कहा। भले हाई वो सोंग यीशी और सोंग शियाची से परिचित था, उस निष्पक्ष रहना था। डिडक्शन करने के लिए उस पहले सोंग ची युआन का कमांड टोकन देखना था। टोकन के असली होने की जांच करने के बाद सोंग जियादान ने अपना मुंह खोला। एक खींचाव ने सोंग यीशी के दोनों गू वॉर्म्स को उसके मुंह में खींच लिया।
उसने अपनी इन बैंड की ओर डिड्यूस करना शुरू कर दिया। काफी देर बाद उसने अपनी आंख खोली, उसकी आंख में हैरानी चमक रही थी। मैं कुछ भी डिड्यूस नहीं कर पाया। क्या? एक पाल में ना सिर्फ सॉन्ग शियाची जो उम्मीद में था, बल्कि सॉन्ग यीशी भी, जो बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत हैरान हुई। अंकल, आप ईस्टर्न सी के 3 बेस्ट विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स में से एक हैं, आप डिडक्शन में फेल कैसे हो सकते हैं? सॉन्ग यीशी ने पूछा। छोटी शी, परेशान मत हो। सॉन्ग शियाची का चेहरा गंभीर हो गया। एल्डर कजन जियाडान, सामने वाला सिर्फ एक रैंक 6 अकेला कल्टीवेटर है जो नॉर्दर्न प्लेन से आया है। आपके विजडम पाथ अटेनमेंट के साथ आप कुछ भी डिड्यूस नहीं कर पाए? सॉन्ग जियादान अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। उसने धीरे से कहा, क्या ये अजीब है कि मैं कुछ डिड्यूस नहीं कर पाया? मैं सिर्फ रैंक 7 हूं, भले ही मेरी थोड़ी शोहरत है, वो सब बेकार लोगों की चापलूसी है। आखिर में मैं इस विशाल दुनिया में एक छोटा सा कीड़ा हूं। मैं बस आने वाले तूफानों की कुछ आशंकाएं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। दुनिया के मुकाबले मैं एक चींटी की तरह ना चीज हूं। इस दुनिया के महान नायकों के मुकाबले मैं सिर्फ एक छोटे से डोमेन को कंट्रोल करता हूं। सॉन्ग शियाची कड़वाहट से मुस्कुराया। कजन, आप अभी भी कितने हम्बल हैं। सॉन्ग जियादान ने कहा, मैं हम्बल नहीं हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं इस दुनिया के साथ लगातार फ्यूज होता जा रहा हूं, हर बार जब मैं विजडम पाथ में आगे बढ़ता हूं, मैं आगे के शानदार नज़ारे को और साफ देख सकता हूं। मैं इस दुनिया के जितने रहस्य जानता जाता हूं, उतना ही मुझे अपनी नाचीजी का एहसास होता है। इसलिए मैं हम्बल नहीं हो रहा हूं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं, मुझे अपनी हैसियत पता है। सॉन्ग यीशी नाखुश थी। भले है अंकल जियादान इसे डिड्यूस नहीं कर सकते, आप अभी भी सबसे समझदार इंसान हैं, आप जरूर एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं। सॉन्ग जियादान थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं क्यों डिड्यूस नहीं कर पाया इसके 2 पॉसिबल रीजंस हैं। पहला ये कि सामने वाला ईस्टर्न सी में नहीं है। दूसरा, उनके पास विजडम पाथ टेक्निक्स हैं जो उन्हें मेरे डिडक्शन से छुपा सकती हैं। या शायद उन्हें मेरे डिडक्शन से बचने के लिए दूसरे विजडम पाथ गो इमॉर्टल्स की मदद मिल गई है। सॉन्ग यीशी और सॉन्ग शियाची ने एक दूसरे को देखा। यह दोनों रीजंस बहुत फरफेच्ड थे। पहला रीजन, अगर ये बुढ़ा ठरकी जिंग शियांगजी ईस्टर्न सी में नहीं था, तो वो कहां हो सकता था? अभी अर्थ टाइड खत्म हो चुकी थी, वो नॉर्दर्न प्लेन्स वापस कैसे जा सकता था? दूसरा रीजन, जिंग शियांगजी सॉन्ग जियादान के विजडम पाथ अटेनमेंट का मुकाबला कैसे कर सकता था? अगर उसके पास मदद थी, तो इस इंसान को कम से कम सॉन्ग जियादान के लेवल का होना चाहिए। क्या ये नानगोंग क्लैन का गु इमॉर्टल हुआन था, या एडवर्सिटी सी में ड्रैगन हेड टॉर्टस इमॉर्टल जिसने उसकी मदद की? अंकल जियादान, फिर से डिड्यूस कीजिए। शायद आपसे गलती से फेल हो गया हो। सॉन्ग यीशी ने मुंह बनेट हुए रिक्वेस्ट की। सॉन्ग जियादान ने सीधे माना कर दिया, नहीं, क्लैन के पास एक इंपॉर्टेंट मिशन है, हमें ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नन का इनहेरिटेंस हासिल करना है। मुझे अपनी ताकत बचानी है और अपने मेथड्स तैयार करने हैं, कुछ दिनों में इसके लिए डिड्यूस करने के लिए। अंकल जियादान, आपने पहले अपनी पूरी कोशिश ही नहीं की। सॉन्ग यीशी ने यह सुना और नाखुशी से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। सॉन्ग जियादान ने धीरे से अपनी आइन बैंड कर ली। सॉन्ग यीशी को इग्नोर कर दिया गया। उसने दांत पीसे और पैर पटका, मजबूरी में मुड़कर चली गई। असेंडिंग हेवन प्लेन के कंट्रोल के लिए लड़ना, ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नन के इनहेरिटेंस के लिए लड़ना, ये एक प्रोजेक्ट था जिसे क्लैन 100 सालों से प्लान कर रहा था। जिंग शियांगजी का पीछा करना सिर्फ उसका पर्सनल मामला था। भले हाई सॉन्ग यीशी लात प्यार में बिगड़ी हुई थी, वो बड़ी पिक्चर देख सकती थी और क्लैन की प्रगति की परवाह करती थी, वो कोई अनजान बेवकूफ नहीं थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड, एक जमीन डॉज गुफा। फैंग युआन विजडम की रोशनी में नहा रहा था। उसने अपनी अंग बैंड कर ली थी जबकि उसके दिमाग में स्टार थॉट्स चमक रहे थे। वो चुपचाप कुछ जरूरी चीजें डिड्यूस कर रहा था। पिछली बार उसने विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके इमॉर्टल किलर मूव्स, स्टारफायर एस्केप और प्रोजेक्टेड स्टार थॉट को डिड्यूस किया था। इस तरह फैंग युआन अभी कुल CHEH स्टार पाथ इमॉर्टल किलर मूव्स कंट्रोल करता था। स्टार क्लाउड ग्राइंडस्टोन, स्टार स्नेक रोप, 6 इल्यूजन स्टार बॉडीज, पोजिशन स्टार स्वैप, स्टार फायर एस्केप और प्रोजेक्टेड स्टार थॉट। उनमें से स्टार फायर एस्केप एक मूवमेंट किलर मूव था। इसका इस्तेमाल सॉन्ग यीशी के पीछे से बचने में खूब हुआ था। रही बात प्रोजेक्टेड स्टार थॉट की, वो इन्वेस्टिगेटिव इमॉर्टल किलर मूव था जिसे फैंग युआन ने इमॉर्टल ज़ॉम्बी शानान जियांग के निशान जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया था। यह दोनों किलर मूव्स शुरू में अधूरे थे। यह स्टार लॉर्ड वैन शियांग के पूर्वजों द्वारा स्टार पाथ इनहेरिटेंस में छोड़े गए कॉन्सेप्ट्स थे,
उन्हें डिडक्शंस के दौरान मुश्किलें आई थीं और वो किलर मूव्स को पूरा करने में आगे नहीं बढ़ पाए थे। फैंग युआन का स्टार पाथ अटेनमेंट सिर्फ साधारण था। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में ये अधूरे मूव्स उसके लिए सिर्फ रेफरेंस के काम आते, लेकिन क्योंकि उसके पास रैंक 9 विजडम इमॉर्टल गू था, वो विजडम की रोशनी का इस्तेमाल कर सकता था और अनलिमिटेड इंस्पिरेशन हासिल कर सकता था। उसने कम स्टार पाथ अटेनमेंट लेवल की मुश्किल को पार कर लिया, उसने जबरदस्ती किलर मूव्स को पूरा कर लिया। अफसोस की बात है, मेरे पास जो थोड़ा टाइम था, यूएस में स्टार फायर एस्केप और प्रोजेक्टेड स्टार थॉट को पूरा करना ही मेरी लिमिट थी। आखिर मेरे पास अभी सिर्फ 3 स्टार पाथ इमॉर्टल गू हैं। ऑफ कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा स्टार पाथ अटेनमेंट लेवल बहुत कम है। इसी वक्त फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में एक मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू प्रकट हुआ। गू में जो इन्फॉर्मेशन थी वो लंग या लैंड स्पिरिट से आई थी। लंग या लैंड स्पिरिट ने आखिरकार लंग या ब्लेस्ड लैंड का रिलोकेशन पूरा कर लिया है। वो अब मुझे इमॉर्टल गू का वो सेट उधार दे सकता है। फैंग युआन खुशी से झूम उठा। इस बार वो जानबूझकर ईस्टर्न सी से सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस आया था, लंग या लैंड स्पिरिट की खबर का इंतजार करने और स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को रिलोकेट करने के लिए। फैंग युआन के प्लान्स में स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार जब ये सच सामने आ जाएगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स की घटना का जिम्मेदार वही था, तो यूज अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। तब तक हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर मुसीबत आ जाएगी। अगर वो अभी भी एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी रहा और इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस नहीं कर सका, तो स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड उसका इकलौता सीक्रेट बेस होगा। लेकिन ही लूलन को स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड की लोकेशन के बारे में पता था। अगर ही लूलैन जानती थी, तो फेरी ली शन भी जानती थी। फैंग युआन एक सतर्क इंसान था। फ्लैट जब वो स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड का मालिक था, तो यूज नेचुरल तौर पर स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड को एक ऐसी जगह रिलोकेट करना था जिसके बारे में सिर्फ वो जानता हो। चैप्टर 900 लैंग या लैंड स्पिरिट से गू उधार लेना। फैंग युआन ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने फौरन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और लंग या ब्लेस्ड लैंड चला गया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। विशाल समुंदर में 3 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के सामने थे। हवा में क्लाउड सॉइल से बना एक चौथा कॉन्टिनेंट था। क्योंकि एक जबरदस्त लड़ाई ने ब्लेस्ड लैंड का काफी हिस्सा तबाह कर दिया था, ताई बाई यूनशेंग ने मदद की थी और उसका ज्यादातर हिस्सा उसके ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर कर दिया था। भले ही ताई बाई यूनशेंग लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, उसने लड़ाई के बाद ब्लेस्ड लैंड को रिपेयर करने में मदद की, उसने भी इससे काफी कमाई की थी। ऑफ कोर्स, क्योंकि रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन को बनाने वाले कुछ इमॉर्टल गू चले गए थे, ब्लेस्ड लैंड के अंदर का स्पेस सिकुड़ गया था। ताई बाई यूनशेंग के पास गुमशुदा स्पेस और उसमें मौजूद हर चीज को रिस्टोर करने की ताकत नहीं थी। 12 क्लाउड बिल्डिंग्स को लंग या लैंड स्पिरिट ने फिर से बनवा लिया था, जो क्लाउड सॉइल कॉन्टिनेंट पर अलग अलग जगहों पर थे। इसके अलावा 12 क्लाउड बिल्डिंग्स के आसपास बहुत सारे हेरी मैनगू मास्टर्स जो और भी बिल्डिंग्स बना रहे थे। मेरा इरादा 12 क्लाउड बिल्डिंग्स को सेंटर बनाकर 12 क्लाउड शहर बनाने का है। आसमान में ये क्लाउड सॉइल कॉन्टिनेंट एलीट हेरी मेन के लिए नया रहने का एरिया बनेगा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को देखने के बाद समझाया। फैंग युआन ने सहमति में सिर हिलाया। क्योंकि लंग या ब्लेस्ड लैंड ने कई इमॉर्टल गू खो दिए थे, अंदर का स्पेस काफी कम हो गया था। और क्योंकि ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारे हेरी मेन रहते वो 3 कॉन्टिनेंट्स की सीमा तक पहुंच रहे थे। इसलिए इस सिचुएशन में हेरी मेन को रहने और बढ़ने के लिए एक नए एरिया की जरूरत थी। लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट के अगले शब्दों ने फैंग युआन को हैरान कर दिया। इसके अलावा मैंने लंग या सेक्ट भी स्थापित किया है। यह सेक्ट सिस्टम सेंट्रल कॉन्टिनेंट को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मेन सेक्ट का पहला सुप्रीम एल्डर हंगा और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स दूसरे सुप्रीम एल्डर्स होंगे। मेरा पिछला रूप बहुत बेवकूफ था, उसने इन कीमती गू इमॉर्टल्स को गू रिफाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया। HMPH हेरी मेन के प्रभुत्व को पूरा करने के लिए खून खराबा जरूरी है। आगे मेन इन हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को ट्रेन करना शुरू करूंगा, उनकी लड़ाई की प्रतिभा को निखरूंगा। जब उनके पास खुद को बचाने के लिए काफी ताकत हो जाएगी, मैं उन्हें ब्लेस्ड लैंड से बाहर भेजे दूंगा और उन्हें हर तरह के सेक्ट मिशंस पूरा करने दूंगा। और मेरे प्रभाव में समुंदर में 3 कॉन्टिनेंट्स में युद्ध छिड़ जाएगा। उनमें से 3 राजा चुने जाएंगे और वो अपने अपने कॉन्टिनेंट्स पर 3 राज्य बनाएंगे। राज्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और हर साल मेरा लंग या सेक्ट इन 3 राज्यों से सबसे एलीट हेरी मेन चुनेगा और अन एलीट हेरी मेन को बादलों के कॉन्टिनेंट पर भेजेगा। वो लंग या सेक्ट की नींव बनेंगे। इसके अलावा
मैं एक रैंक 5 पीक स्टेज हेरी मैन गू मास्टर को लंग या सेक्ट का सेक्ट लीडर चुनूंगा। नया लंग या लैंड स्पिरिट पिछले वाले से बिल्कुल अलग था। शायद वो कीन बाई शेंग के हमले से प्रभावित हुआ था, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड में पूरी तरह से सुधार करने का फैसला कर लिया था। उसने सख्त तरीके अपनाए और उसमें एक विजयी महान सम्राट की शान थी। अलग अलग सम्राट अलग अलग तरह से शासन करते हैं। लैंग या लैंड स्पिरिट के बदलाव के कारण निचले स्टार पर रहने वाले हेरी मेन युद्ध के उथल पुथल और कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उनकी शांतिपूर्ण और सुकून भरी जिंदगी अब लौटने वाली नहीं थी। लंग या लैंड स्पिरिट ने सबसे बेहतरीन हेरी मेन चुनने के लिए इतना क्रूर तरीका अपनाया, लेकिन यह तरीका तो बहुत ज्यादा बर्बादी वाला है। फैंग युआन को थोड़ा अफसोस हुआ। युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में बलिदान होना तय था। उसने मन ही मन काफी नुकसान महसूस किया। इससे अच्छा तो वो इन हेरी मेन को गू रिफाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेता। लेकिन फैंग युआन ये बातें खुलकर नहीं कहता, वो सिर्फ अपने मन में ही बुदबुदा सकता था। लैंग या लैंड स्पिरिट के नजरिए से हेरी मेन सबसे बेहतरीन जीव द इंसान और बाकी सभी वेरिएंट ह्यूमंस उनके नीचे थे। फैंग युआन हेरी मेन को पालता था और उन्हें गू रिफाइनमेंट के लिए गुलाम की तरह इस्तेमाल करता था। अगर लैंग या लैंड स्पिरिट को यह पता चलता तो वो इसे स्वीकार नहीं करता, शायद फैंग युआन से रिश्ता भी तोड़ लेता। इसलिए भले हाई फैंग युआन के पास हेरी मेन को पालने का ज्ञान और अनुभव नहीं था, लंग या ब्लेस्ड लैंड की रक्षा के मुआवजे पर पिछली चर्चाओं में फैंग युआन ने यह मांगने की कोशिश नहीं की, भले ही वो जानता था कि लंग या लैंड स्पिरिट के पास हेरी मेन को पालने का अत्यंत मूल्यवान ज्ञान था। लेकिन इस रेट से लंग या ब्लेस्ड लैंड में एक बड़ा सुधार होगा। हेरी मेन मेहनत करना शुरू कर देंगे और उनकी बैटल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ेगी। शायद मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। लंग या ब्लेस्ड लैंड में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो हमलों के साथ वेव्स जेएचईएल पाया था। लेकिन इस लैंग या ब्लेस्ड लैंड में सतह के नीचे गहरी साजिशें हैं। भले हाइडू हेरी मैन गू इमॉर्टल गद्दार पकड़े गए, हम ये नहीं कह सकते कि बाकी में तीसरा या चौथा गद्दार नहीं होगा। कीन बाई शेंग के तरीके, जो यहां इस हद तक गद्दार पैदा कर सकते हैं, सच में अकल्पनीय हैं। फैंग युआन ये सोचते हुए लंग या लैंड स्पिरिट को अपने इरादे बताए। लैंग या लैंड स्पिरिट थोड़ा हैरान हुआ। उसने फिर से पूछा, ओ, तुम अभी मेरा इमॉर्टल गू का सेट उधार लेकर अपना ब्लेस्ड लैंड रिलोकेट करना चाहते हो? मुझे याद है मैंने तुम्हें बताया था कि इमॉर्टल गू का ये सेट सस्ता नहीं होगा। इस बेसिस पर भी कि तुमने हमारे लिए मजबूत दुश्मनों से लड़ा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें फिर भी 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स देने होंगे। फैंग युआन ने 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स निकले, उन्हें लैंड स्पिरिट को देते हुए, देखिए, मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं। लैंग या लैंड स्पिरिट बहुत हैरान हुआ। उसने इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स लिए और फैंग युआन को जांचने लगा। उसकी नज़र थोड़ी बदल गई। वो फैंग युआन की नींव जानता था और बहुत हैरान था। ये लड़का अभी हाल ही में असेंड हुआ है, उसके पास पहले से ही इतने सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स हैं। इस वक्त जब उसने मेरे पिछले रूप से सौदे किए थे, यूज इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस करके इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाने पड़ते थे, जिससे पता चलता था कि वो कितना गरीब था। लगता है ये इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ज्यादातर उधार लिए गए हैं। अगर यूएस पर लोगों का बड़ा कर्ज है तो ये बुरा है, या उससे भी बुरा, एहसान। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना सिर हिलाया। उसने फैंग युआन के इस काम को आचा नहीं समझा, लेकिन वो वजह समझ गया। वो जानता था कि फैंग युआन का जुर्म बहुत बड़ा था। एक बार जब ये खुल जाएगा तो वो एक बर्बाद सिचुएशन में होगा, उससे दुनिया के कोने कोने तक पीछा किया जाएगा। इसलिए फैंग युआन को ब्लेस्ड लैंड रिलोकेट करना ही था। लेकिन यही पॉइंट लैंग या लैंड स्पिरिट का मुख्य कारण था कि वो धीरे धीरे फैंग युआन को अपने अंदर शामिल करना चाहता था और उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था। ये इसलिए था क्योंकि फैंग युआन ऐसी सिचुएशन में था, वो हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा तो यूज हेरी मेन में शामिल होना पड़ेगा और इंसानों का गद्दार बनना पड़ेगा। लेकिन जो बात लंग या लैंड स्पिरिट नहीं जानता था वो बिल्कुल गलत था। यह 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स असल में फैंग युआन की अपनी बचत थे। फैंग युआन अब अमीर था, बहुत अमीर। उसने स्पिरिट एफिनिटी हाउस के साथ गट्स गू के अपने पहले सौदे से 180 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाए थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के बाद फैंग युआन ने जबरदस्त गू रिफाइनमेंट टैलेंट दिखाया। ही फंग यांग ने खुद यूज इमॉर्टल क्रेन सेक्ट आकर देखने के लिए बुलाया। यह फैंग युआन के प्रति इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के रवैये में एक बदलाव था। फैंग युआन के पास एबहू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड था, उसके पास इमॉर्टल क्रेन सेक्ट और स्पिरिट एफिनिटी हाउस के बीच मनूवर करने की गुंजाइश थी। जैसे ही उसकी सिचुएशन काफी आसान हो गई और पीछे किए जाने के खतरों को ध्यान में रखते हुए
फैंग युआन ने गट्स गू का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया। एक बार जब उसने ये फैसला किया तो गट्स गू से हर महीने होने वाला उसका प्रॉफिट कुल 300 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स तक पहुंच गया। और ये मत भूलिए, फैंग युआन ने स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा करने के बाद स्टार लॉर्ड वैन शियांग के रेवेन्यू के 4 सोर्सेस भी हासिल कर लिए थे। उसने आगे बढ़कर वेस्टर्न डेजर्ट के सीओ क्लैन के साथ रिग्रेटफुल स्पाइडर्स का व्यापार भी शुरू कर दिया था। कुल CHEH रेवेन्यू सोर्सेस के साथ वो हर महीने 1000 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाता था। अभी भी ड्रैगनफिश और ईरी फायर ड्रैगन पाइथन्स जो मार्केट में नहीं आए थे। अगर वो इन दोनों को भी शामिल कर लेता तो फैंग युआन का शुरुआती अनुमान था कि उसका महीने का प्रॉफिट कुल 1500 तक पहुंच जाएगा। फैंग युआन को स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का मालिक बने 2 महीने हो चुके थे। उसके पास अभी नेचुरल तौर पर 2000 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स थे। उस वक्त की सोचो, जब वो अभी अभी इमॉर्टल बना था। उस हर एक स्टोन का हिसाब करना पड़ता था, कीमतों को ध्यान से देखना पड़ता था, ये तक सोचना पड़ता था कि आधे इमॉर्टल एसेंस स्टोन को एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब उसके पास महीने में 1000 से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का प्रॉफिट था। उसने सच में बहुत तरक्की की थी और एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया था। उसने सच में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट को इसके बारे में नहीं पता था। भले ही वो पहले से हाईफैंग युआन को बहुत ऊंचा समझ रहा था, वो अभी भी बहुत गलत था। भले हाईफैंग युआन सबसे कम कल्टिवेशन लेवल वाला एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, उसके इमॉर्टल एसेंस स्टोन का प्रॉफिट रैंक 7 गू इमॉर्टल्स के लेवल तक पहुंच रहा था। 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स चुकाने के बाद फैंग युआन और लंग या लैंड स्पिरिट ने एक एग्रीमेंट बनाने के लिए एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल किलर मूव का इस्तेमाल किया। आखिर में फैंग युआन ने लैंड स्पिरिट को कोलैटरल के तौर पर 2 इमॉर्टल गू दिए। तब जाकर उसने ब्लेस्ड लैंड्स को रिलोकेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सेट इमॉर्टल गू उधार लिया, जिसमें 16 थे। फैंग युआन बिना रुके आगे बढ़ा। उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड वापस लौट गया। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में 3 डेसोलेट बीस्ट स्पाइन फीन स्टार ड्रैगनफिश थे। फैंग युआन ने उन्हें पहले भी देखा था। उसने हिचकिचाया नहीं, उसने सबसे मजबूत वाले को चुना। उसने पहले स्पाइन फीन स्टार ड्रैगनफिश के आसपास घूमकर तरीकों का इस्तेमाल करके ड्रैगनफिश का साइज, हड्डियों की बनावट, मांस, खून और दूसरे पहलुओं की जांच की। यह कंफर्म करने के बाद कि स्पाइन फीन स्टार ड्रैगनफिश अच्छी हालत में है, फैंग युआन हवा में बैठ गया और डेसोलेट बीस्ट का सामना करते हुए अपनी एल बैंड कर ली। स्पाइनफिन स्टार ड्रैगनफिश को बहुत पहले से ही पालतू बना लिया गया था। वो बिना हिले हवा में आज्ञाकारी रूप से तैर रहा था। उसकी मछली जैसी एड़ी जो घोड़े गाड़ियों जितनी बड़ी थीं, थोड़ी सी सितारों की रोशनी से चमक रही थीं, जिसमें फैंग युआन का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। फैंग युआन शांत था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में उत्साह बढ़ने लगा। अनगिनत स्टार थॉट्स जुगनुओं की तरह उसके दिमाग के अंतहीन आसमान में भर गए, उसके दिमाग के छोटे से हिस्से में नाच रहे थे। यह स्टार थॉट्स 2 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा उसके दिमाग के दाएं हिस्से में चला गया, जिससे स्पाइन फीन स्टार ड्रैगनफिश की एक 3 डायमेंशनल इमेज बन गई। दूसरा हिस्सा बाएं तरफ था, जिससे स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड की इमेज बन गई। यह स्टेप पूरा करने के बाद फैंग युआन ने गहरी सांस ली और अपना इमॉर्टल एसेंस एक्टिवेट किया। उन्हें विजडम पाथ इमॉर्टल गू में डाला जो उसने उधार लिए थे, और लैंड स्पिरिट द्वारा बताए गए तरीके के मुताबिक उसने डिड्यूस करना शुरू कर दिया। स्टार थॉट्स के 2 गुच्छे तेजी से उड़े, वो तेजी से टकराए और उसके दिमाग में एक स्टार क्लाउड तूफान बना दिया। तूफान में अनगिनत स्टार थॉट्स लगातार चमक रहे थे, कुछ जुड़ रहे थे जबकि कुछ टूट रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में कुल 7 दिन और 6 रातों के बाद फैंग युआन, जो बेहद थक चुका था, ने धीरे से अपनी एड़ी खोली। उसके दिमाग में 1,07,000 स्टार थॉट्स इस्तेमाल हो चुके थे। उसने विजडम पाथ इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करने के लिए 66 इमॉर्टल एसेंस के मोती भी खर्च किए थे। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद फैंग युआन को गू फॉर्मेशन चार्ट्स के 2 सेट माइल। इन 2 गू फॉर्मेशन चार्ट्स में से एक बड़ा था और एक छोटा। बड़ा गू फॉर्मेशन चार्ट स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को रिफ्लेक्ट करता था, इसके 8 फॉर्मेशन कॉज थे। छोटा गू फॉर्मेशन चार्ट स्पाइन फीन स्टार ड्रैगनफिश को रिफ्लेक्ट करता था, इसके 4 फॉर्मेशन कॉज थे। हर फॉर्मेशन कोर को एक स्पेसिफिक इमॉर्टल गू की जरूरत थी। कुल मिलाकर दोनों गू फॉर्मेशन चार्ट्स को 12 इमॉर्टल गू की जरूरत थी। चैप्टर एंड।